ये देखिए हमने बात की थी एन टाइप की। एन टाइप में क्या है, आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की हुई है। अच्छा, इसी सिमिलरली अगर आप पी टाइप बनाओगे तो पी टाइप में आप क्या करोगे? इस पी टाइप बनाने के लिए क्या करोगे आप? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल। ऑलराइट, ये मान लो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो रहा है वो तो आपका नेचुरली हो ही रहा होगा। आप इम्प्योरिटीज ऐड करो या इम्प्योरिटीज आप ऐड मत करो। अब मान लो आपने क्या ऐड कर दिया, जैसे एल्यूमिनियम आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया आपने, तो यहाँ ऐड कर दिया, तो भैया ये आपके पास एल्यूमिनियम, राइट। अब देखो इसमें 3 बॉन्ड तो बना लिए, आपके यहाँ पर एक आपके पास एक बॉन्ड बनानी है, तो पॉसिबल कि यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करे, आसपास की साइड में से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लाके यहाँ ले आएगा, तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं आसपास के एक बॉन्ड को ब्रेक करे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले, तो इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो बनेगा, ये जो ये ये क्या बना है, इमोबाइल बना है, इमोबाइल नेगेटिव आयन, इमोबाइल नेगेटिव आयन। यहाँ एक होल जनरेट हुआ, यहाँ एक होल जनरेट हुआ। अब देखो जो ये होल जनरेट हुआ, ये फर्दर क्या क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ची ये आसपास के बॉन्ड्स को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एक नई जगह होल क्रिएट हो जाएगा। वो होल फिर आसपास के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नई जगह होल क्रिएट हो जाएगा। फिर वो आसपास के बॉन्ड्स को क्रिएट कर तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कहीं और होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, होल्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा आते हैं। और किसी भी एक्सटेंसिव में देखोगे, है ना, चाहे वो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इंट्रिंसिक स्क्वायर के बराबर होता है। ये मुझे बात बताओ, मुझे निकालना है पी टाइप पे नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, कैसे निकालोगे? जितनी अमाउंट की आपने, जितने अपने एल्यूमिनियम ऐड किए होंगे, हर एल्यूमिनियम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक होल क्रिएट कर, परफेक्ट है। तो आपको जब भी नंबर ऑफ होल्स पूछा जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए किसी भी एन टाइप में पी टाइप में, एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, और अगर पी टाइप होगा तो वो पूछेंगे, तो जितनी भी अपनी इम्प्योरिटी ऐड की है, तो मतलब वो आपको अगर आपको दिया कि इतने ग्राम सिलिकॉन आपने यूज किया और आपको सिलिकॉन का एटॉमिक वेट पता है, तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स से आप नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम निकाल सकते हो, और फिर आप उसमें इतने पीपीएम आपने ऐड किए, इतने पार्ट्स पर मिलियन ऐड किए, तो वहां से आप
नंबर ऑफ एल्यूमिनियम बता सकते हो कितना आपने ऐड किया है, और से अपने नंबर ऑफ होल्स बता सकते हो। अब देखो ये काम क्या आता है, तो इसमें क्या बोलोगे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज का क्या होल है, ये स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। इसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसमें नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन बन रहा है, ऊपर वाले में पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डायोड की, सेमीकंडक्टर की पीएन जंक्शन डायोड, जैसे इंग्लिश को डायोड भी बोल देते हैं, पीएन जंक्शन बोलना जरूरी नहीं है, पूरा नाम होता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, ये बेसिकली बेसिक यूनिट है एक सेमीकंडक्टर को ना आपके मॉडर्न सर्किट में यूज करने की। सिंपली क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एक एन टाइप। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक्चुअल में पी टाइप लिया एन टाइप लिया, दोनों को आपस में चिपका दिया, उनको फैब्रिकेट करने का एक तरीका होता है। पी टाइप लेते हैं उसके पास, है ना, और डायरेक्टली एन टाइप चिपकाते नहीं है, ऐसे नहीं कि आपने उसको एक्सट्रीमली स्मूथ कर दिया, देखो आप चिपका दोगे तो आपको एटॉमिक लेवल पर दिखेगा कि बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप होगा, क्रैक्स होंगे, तो यहाँ के चार्ज पार्टिकल यहाँ से चार्ज पार्टिकल पे डायरेक्टली जाते नहीं है, समझ रहे हो ना। आप चाहे जितना मर्जी स्मूथ बना दो और फिर चिपकाओ, एटॉमिक लेवल पे बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा, क्रैक्स होंगे, और आपके जो चार्ज पार्टिकल एक पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से पी टाइप मूव नहीं कर पाएंगे, बीच में स्पेस है। तो एक्चुअली किसी और तरीके से उनको फैब्रिकेट किया जाता है, पहले पी टाइप बनाते हैं और उसके बाद फिर ऊपर इसके ऊपर फिर एन टाइप को फैब्रिकेट किया जाता है इंडस्ट्री में, मास्किंग एंड करके प्रोसेस होती है, उस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो शायद आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लोगे अपना सब्जेक्ट, तो पॉसिबल है कि वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ाई जाए। देखो पी अब हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी क्या है, हम मानते हैं आपके पास एक डायोड पी है, एक सेमीकंडक्टर पी है, एक सेमीकंडक्टर एन है, तो दोनों एक दूसरे से, दोनों के बीच में क्या है, कॉमन आपके पास जंक्शन है। अब ये देखो जो पी टाइप है, पी टाइप में कौन सी चार्ज पेरियड ज्यादा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और बहुत ज्यादा है, और इक्का दुक्का क्या है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और इक्का दुक्का क्या है, होल। होल है। ठीक है, डायोड का रिप्रेजेंट करने का एक जो आपने बनाया ना ये पी टाइप और एन टाइप, इसको रिप्रेजेंट करने के क्या होता है, ट्रायंगल बनाते हैं, वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ये भी ट्रायंगल पी रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल लाइन एन रिप्रेजेंट करता है। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर्किट में कभी भी आपको इस तरह से ब्लॉक वाला डायग्राम नहीं दिखेगा कि पी बना एन टाइप बना दिए, हमेशा ये वाला डायग्राम ही दिखेगा आपको सर्किट में, ट्रायंगल पॉजिटिव साइड है, वर्टिकल लाइन नेगेटिव साइड है। अब आपको पता है ये जो पी वाला है इसमें क्या है कि यहाँ फोर्स बहुत ज्यादा और दूसरी तरफ फोर्स बहुत कम है, तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस फोर्स क्या करेंगे, पी से कहाँ मूव करेंगे, एन की तरफ, और यहाँ पर क्या है, दूसरी तरफ ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो क्या दोनों तरफ क्या है, कारण अपने अपने जो आपके चार्ज कैरियर्स है उनकी डेंसिटी का डिफरेंस, इसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो जब होल्स यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव कर रहे हैं, होल्स जब आपके यहाँ मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या करेंगे,
टकराएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। एक्चुअल में होल जा रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ, बट होल्स को जाना क्यों बोलते हैं? होल्स क्या है? वैकेंसी। पॉजिटिव। हाँ, वैकेंसी। वैकेंसी है। होल्स क्या करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर क्या है? फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट Attract. कर रहे हैं। हाँ, तो एक्स्ट्रा करंट कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये नहीं होते तो पॉसिबल है कि रैंडमनेस ज्यादा होती। इनकी वजह से रैंडमनेस कम होगी, तो मतलब क्या है, नेट फ्लो चार्ज का बढ़ गया। तो इसकी वजह से बोलते थे आपके होल्स का भी कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं डिजाइन थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये हो, तो क्या हो जाए, बिहार आओगे तो इमीडिएटली ये जो जंक्शन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होल्स जो पेयर में एक दूसरे से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जंक्शन पे मिलेंगे। जंक्शन पे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चालू करेंगे। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे, तो जब जंक्शन के आसपास का एरिया है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं बचेगा। ये है। तो अगर जंक्शन के आसपास का एरिया देना चालू करोगे, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके होल्स नहीं बचेंगे, राइट? वैसे तो यहाँ पर इतना से एक रीजन मान लो फ्री जनरेट हो गया, पर ना इलेक्ट्रॉन है ना होल्स है। अभी भी आवाज आवा है ना, आवाज जावी बोलते हैं ना, चालू है। तो ये और दूरी तक जाएंगे, वहां आपको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये जो बिट्स, ये बिट्स आपकी और इंक्रीज होगी। ये होगा। अब एक बात बताओ, जो आपका पी टाइप है उसमें किस टाइप के इमोबाइल आयंस थे? नेगेटिव। इसमें क्या है? नेगेटिव इमोबाइल आयंस है। और दूसरी तरफ क्या थे? ये पॉजिटिव क्या है, चार्ज है या आयन, फॉस्फोरस है? आयन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। और यहाँ जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव जो है ये एल्यूमिनियम। 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 तो आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या क्रिएट होगी? फील्ड। फील्ड। अब ये जो फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड क्या होल्स को राइट में आना सपोर्ट करेगी, होल्स को राइट में जाने से रोकेगी? रोकेगी। 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 पॉजिटिव चार्ज को तो क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगी? पॉजिटिव पे अलोंग लेके चलेगी। इन द डायरेक्शन। अच्छा। और जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आना चाहते थे उसको भी ये फील्ड क्या करेगी? रोकेगी। अपोज करेगी। रोकेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एन टाइप से आपके लेफ्ट में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर राइट में फोर्स लगाएगी, राइट? तो ये जो फील्ड क्रिएट हुई है, ये फील्ड जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको क्या कर रही है? अपोज कर रही है। ऐसा मैंने जो ये जो बनाया है, ये जो मैंने ये जो लाइट बनाई थी, इस रीजन की खास बात क्या है पहले, कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल एग्जिस्ट नहीं करता है। and this region is depleted of charge carriers, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन विड्थ। एक डिप्लीशन विड्थ क्रिएट हो जाएगी, राइट? ये जो मैंने व्हाइट वाली बाउंड्री बनाई हुई पहली वाली, ये आपकी डिप्लीशन विड्थ है। डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं, डिप्लीशन विड्थ बोल देते हैं, ठीक है? पर अब मानो ना इनिशियली ये फील्ड है, ये अपोज कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन होल्स को इधर आने से रोके। तो और होल्स राइट में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव करेंगे, तो डिप्लीशन विड्थ और बढ़ जाएगी। ये रीजन क्या है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने कंबाइन करके सारे चार्ज कैरियर खत्म कर दिए। अभी फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो गई।
और स्ट्रॉन्ग हो गई फिर। अच्छा ये फिर और स्ट्रॉन्ग हुई तो ये होल्स का राइट में जाना और मुश्किल कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स का लेफ्ट में जाना और मुश्किल कर रही है। लेकिन एक चीज आप नोट करिए, ये जो फील्ड है ये फील्ड क्या करेगी, पी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहाँ खींचेगी, टुवर्ड्स राइट की राइट राइट और जो एन टाइप में होल्स हैं उन पे कहाँ फोर्स लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट है उनको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब ये देखिए जो होल्स इधर मूव किए तो करंट इधर आया, और जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट में मूव किए उसकी वजह से भी करंट राइट इसी डायरेक्शन। और ये जो आया ये किसी वजह से आया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी नहीं ना भाई, कहाँ लगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट है वो हो रही ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, और जब भी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होती है क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यस तो बोलोगे इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इस माइनॉरिटी को पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है उनको राइट में लेके जा रही है और एन टाइप में जो होल्स है उनको लेफ्ट में जाके लेके जा रही है। अच्छा पी टाइप के इलेक्ट्रॉन का राइट में जाने से करंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में और एन टाइप के होल्स का भी लेफ्ट में जाने से करंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। लेफ्ट में ही आएगा। तो माइनॉरिटी में दोनों का कंट्रीब्यूशन लेफ्ट में है, और ये जो मूवमेंट है इसको कौन चला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऑस्मोसिस है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से आया, उसे आपने क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट। और जो करंट आपके डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आया उसे क्या नाम दिया, डिफ्यूजन। अब एक बात बताओ, अभी भी क्या है देखो, आई ड्रिफ्ट कम नहीं होना चाहिए, यस सर। आई डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, चार्ज कैरियर नंबर ये बिल्कुल सही बोलो, है ना। सही है, सही बोल रहे हो, पूरा एक्सप्लेन सर करो। ये बट ये वो नहीं रहेगा ना, पहले डिफ्यूजन बड़ा होगा फिर मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट बड़ा हो जाना चाहिए। बताओ, हाँ सोच के बताओ कि मैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में किसी ने सही बोला है, ठीक बोला है कि जो डिफ्यूजन है और जो ड्रिफ्ट है तो डिफ्यूजन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिफ्यूजन में क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सो मेजॉरिटी के नंबर में बड़े हैं, राइट, तो डिफ्यूजन बड़ा है। और पहले तो ड्रिफ्ट जीरो था क्योंकि पहले तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं ना जंक्शन पे। यस सर। यस सर क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल होने लगी तो जिसने डिफ्यूजन को स्लो करना चालू किया और ड्रिफ्ट को बढ़ाना चालू किया। और ड्रिफ्ट मुझे पता है ऑलरेडी नंबर में है ना, वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम ही है, क्योंकि ड्रिफ्ट पहली बात तो आ किसकी वजह से रहा है, माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी नंबर में ऑलरेडी बहुत कम है। तो अगर सारा सारा माइनॉरिटी को मूव करा दोगे दोनों तरफ से तब भी करंट बहुत कम आएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। यस सर यस सर। तो अगर डिफ्यूजन मेरा मेजोरिटी की वजह से हो रहा है, अगर वो करंट अगर मिली एम्पियर में है तो मैं सारा सारा माइनॉरिटी लगा भी दूंगा तब भी जो करंट आएगा वो माइक्रो एम्पियर में आएगा। बट मुझे पता है कि जब तक ये डिफ्यूजन करंट चलता रहेगा वैसे वैसे विड्थ इंक्रीज होती जानी चाहिए, more and more number of majority charge carriers will move from one side to other side, right? यस डिप्लीशन विड्थ बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो डिफ्यूजन होना मुश्किल होता जाएगा। तो डिफ्यूजन एक टाइम के बाद कम होते 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 क्या हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, और ड्रिफ्ट सपोर्ट मिल रहा है तो ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है, तो एक टाइम के बाद ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मत कहना कि ड्रिफ्ट मिलियन पे पहुंच गया है, ड्रिफ्ट तो क्या है,
माइक्रो में ही चल रहा है, लेकिन डिफ्यूजन कम होते हुए क्लोज टू जीरो पहुंच जाएगा। क्लोज टू जीरो मतलब माइक्रो में पहुंच जाएगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होती है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, इसके लिए आपको कोई 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा नहीं चाहिए। आप जैसे ही जैसे पी टाइप लिया, पी टाइप के ऊपर जैसे ही एन टाइप को फैब्रिकेट करते हो, या एन टाइप लिया उस पर पी टाइप को फैब्रिकेट करते हो, विद इन माइक्रो सेकेंड इंस्टेंटेनियसली ये इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। ऑलराइट, तो ये तो एक इम्पोर्टेंट क्या है, जब आपने पी जंक्शन लगाया और आपने भी किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया अभी इसको, सिंपली बस अपने लैब में या अपनी जो भी इंडस्ट्री है उसमें बस आपने एक पी एक डायोड को क्रिएट किया है। डायोड क्रिएट किया तो देयर इज नो, अगर आप यहाँ लगाओगे, इसको हाथ में पकड़ के रखोगे तो या किसी सर्किट में जोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, नो करंट। याद रखिएगा डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ करंट इज ड्यू टू Minority. डिफ्यूजन का कारण क्या है, डिफ्यूजन आता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। Density difference. density और जो आपका ड्रिफ्ट करंट है वो आता है डिप्लेशन बेल्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है ना, उसकी वजह से आता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे ये भी पता है, मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, इस फील्ड के अपोजिट जाऊंगा तो क्या आएगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, डेल्टा वी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा, है कि नहीं। yes यस सर। तो ये डिप्लेशन वेट्स के अक्रॉस क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेट्स के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो जंक्शन पे एक फिट्स क्रिएट होती है दैट इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, देयर इज नो होल, नो इलेक्ट्रॉन, एकदम एकदम बंजर है। सब क्या है, एटम जरूर है, ऐसा नहीं कि जगह जो आपने खाली दिखाई है वहां पर सिलिकॉन या बाकी एटम नहीं है, स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, सॉलिड तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। ठीक है, दैट दैट इज नोन एज डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। उसकी जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ हो गई, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल बैरियर, बैरियर बन गया। आगे बढ़ूं क्या, या ये पॉइंट नोट कर रहे हो। सर एक मिनट नोट. नोट कर लो कि जो डिफ्यूजन है दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड, है ना, ड्यू टू मतलब डिफ्यूजन करंट is defined for majority charge carriers and comes due to density difference.
ड्रिफ्ट के बारे में लिख लीजिए। It is defined for minority charge carriers. It comes into the picture due to electric field developed across the depletion wave. At equilibrium, I diffusion equals to I drift. ठीक है, I diffusion equals to I drift. अब देखो, अब मेरा ऑपरेशन यहाँ से चालू होता है जब मैं इसके क्रॉस लगाऊंगा, बैटरी लगाऊंगा। अब क्या किया, डायोड लेंगे, ठीक है। अब आपने सिर्फ बैटरी लगानी। अब जो बैटरी लगाने एक तरीका क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, या पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। तो आप किस साइड से बैटरी लगाते हो, उस बैटरी को बोलते हैं बाइसिंग बोलते हैं। हमने डायोड की एक बाइसिंग की है, राइट। बाइसिंग आपके दो टाइप की है, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक है रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर पॉजिटिव को पी टाइप को जोड़ा नेगेटिव से और एन टाइप को जोड़ा पॉजिटिव से, इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। देखो, अब ऐसा नहीं पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, इसे पोटेंशियल इस टर्मिनल का नेगेटिव हो सकता है। बैटरी में पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा नेगेटिव पे, या फिर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा हायर पोटेंशियल पर। हायर पोटेंशियल, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा है। अगर मैं बोलूँ सपोज में कुछ ऐसा, ये 5 वोल्ट है, मुझे बताना है डायोड की बाइसिंग बताना है, फॉरवर्ड बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग है। मैंने अलग अलग कुछ वोल्टेज अप्लाई किए हुए, तो कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन सा रिवर्स बाइसिंग में, पहला वाला क्या है, 4 by फॉरवर्ड बाइसिंग। पहला वाला फॉरवर्ड बाइसिंग में है। yes, तो ये जो पी वाला है वो हायर पोटेंशियल पे और जो एन वाला है वो लोअर पोटेंशियल पे।
जब भी P वाला N वाले से हायर पोटेंशियल पर होगा दैट विल बी फॉरवर्ड बाय C, और जब P वाला N टाइप से लोअर पोटेंशियल पर होगा, ये बताइए अगला वाला। यही फॉरवर्ड बायस Forward by Forward biasing. -3 वोल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है -5 वोल्ट से। ये वाला Reverse. रिवर्स reverse by ये वाला forward. फॉरवर्ड वाला 0 और टाइप वाला -3। पक्का फॉरवर्ड मशीन Yes, sir. यस सर sir. Forward. फॉरवर्ड ठीक है, तो लिखिए फॉरवर्ड मशीन लिखते हैं। फॉर वाचिंग, अगर आप सर्किट में लिखा ना तो सर्किट में ऐसे दिखाओगे कि भाई ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका, आपने इसको जोड़ा, ये हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल, ऐसे। ये आपकी जंक्शन, दिस इज योर पी टाइप, दिस इज योर एन टाइप। पी टाइप पॉजिटिव से, एन टाइप नेगेटिव से। तो देखो पहले ये विड्थ होती थी, ठीक है, डिप्लीशन विड्थ, और आपको पता है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिफिट क्रिएटेड थी। Yes, sir. जैसे आपने ये लगाया, यहाँ P से N की तरफ जाएगी, Electric field. ये वाला हाई पोटेंशियल, ये वाला लो पोटेंशियल, तो यहाँ से क्या P होगी, एक electric. फील्ड आएगी। तो ये जब अक्रॉस द डिप्लीशन विड्थ है, क्या हुआ, नेट फील्ड कम हो गई। ये जो आपने पोटेंशियल बैरियर बनाया था, ये बैरियर का क्या हो गया, डेल्टा भी कम हो गया। Yes, sir. Yes. पहले बैरियर इतना डेवलप हो गया था कि यहाँ से जो होल्स थे और यहाँ दूसरी तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो मेजॉरिटी चार्ज थे, वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे आप बैरियर को छोटा करोगे, आप क्रॉस करना चालू कर दोगे। और ऐसे सोचो, यहाँ क्या है, मेजॉरिटी में होल्स है, और यहाँ क्या है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। अब लॉजिकली सोचिए, इस ये जो लाइन व्हाइट लाइन बना रही है, ये वाली जो लाइन बनाई है मैंने, इसके इधर इधर तो होल्स थे, इसके इधर होल्स थे। जैसे मैं फिर लगाई है होल्स, क्या थोड़े से राइट में मूव कर गए, इस फील्ड की वजह से ये राइट में मूव कर गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा Left में. Left. थोड़ा सा राइट में मूव कर गए, हल्का हल्का। ऑब्वियसली जो होल्स थे एकदम यहाँ पर राइट में मूव कर गए, तो यहाँ पर वो चले गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए। तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ा वो क्या पड़ा, या फिर जो डिप्लीशन विड्थ है वो क्या हो गई, कम हो गई. कम हो गई. जैसे आप प्रोग्रेसिव करते हो, पहली बात तो क्या है, डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है ना, अंदर की जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, पहले तो क्या था, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर से, है ना। तो अगर अंदर की फील्ड कमजोर हो गई तो ड्रिफ्ट कम हो गया और diffusion बढ़ गई. डिफ्यूजन चालू हो गया, है ना। Yes, sir. करते हो, पर आपको समझ में आ रहा है कि जैसे हमने ये वोल्टेज जीरो की हुई है, कुछ नहीं हो रहा, जीरो से आपने 0.1 वोल्ट किया, तो पॉसिबली अभी डिफ्यूजन चालू ना हो, 0.2 वोल्ट किया हो, डिफ्यूजन चालू ना हो, आपको एक वो बैरियर है, बैरियर को क्रॉस करना है, तो 0.2 0.3 0.4 डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस सिलिकॉन का बना हुआ है, तो एक मिनिमम वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज से जब वोल्टेज बढ़ा दोगे तो डिफ्यूजन आपका चालू हो जाता है। अब सोचो ना, अब ये एक्सटर्नल फील्ड को आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना और ज्यादा से ज्यादा क्या होता रहेगा, डिफ्यूजन अच्छा होता जाएगा। Yes. फिर तो नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है, एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मूवमेंट करते रहते नेट, करंट बढ़ता जाता है ना नॉर्मल रजिस्टर में। Yes. हाँ, तो पोटेंशियल बैरियर को आप एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए, जैसे आप उसको
क्रॉस कर दोगे नॉर्मली आपका सिंपली आपके डिफ्यूजन चालू हो जाएगा और आपके पास करंट, उसके बाद तो क्या है, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता है, फिर ये नॉर्मल एकदम एक वायर की तरह बिहेव करता है, उसमें कोई पेन नहीं है। ठीक है, जैसे कि ना जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो ये जो और वो जो मिनिमम वोल्टेज है जिसके बाद क्या ये अपना ऑपरेशन नॉर्मल चालू कर देता है, मतलब उसके बाद तो नॉर्मली करंट बढ़ाया, ये बढ़ गया। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल दूं कि मिनिमम इतना वोल्टेज चाहिए, या मैं कट इन वोल्टेज बोल दूं। ठीक है, या मैं उसको कट इन वोल्टेज बोल दूं। जर्मेनियम के लिए जो वोल्टेज होता है वो 0.2 वोल्ट के आसपास होता है, और सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट के आसपास होता है। यानी अगर आप 0.2 वोल्टेज 0.2 वोल्ट लगा दोगे ना जर्मेनियम के पीएन डायोड पे चार्ज लगाओगे तो ये नॉर्मल ऑपरेट करना चालू कर देगा, नॉर्मली करंट फ्लो करेगा, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से कम रखोगे तो करंट इज वेरी स्मॉल, लेकिन जैसे 0.7 से ज्यादा किया ये नॉर्मल अपना काम चालू कर देते हैं। राइट, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट वर्सेस वोल्टेज, ग्राफ एक ऐसा बनता है कि इनिशियली तो क्या है, तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, Zero. कॉन्स्टेंट जीरो है, लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड तक। हाँ जैसे आप वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है करंट थोड़ा बढ़ना चालू और थ्रेशोल्ड के बाद तो ये नॉर्मली Linear. लाइन जैसे एक रजिस्टर एग्जैक्टली वैसे लीनियर नहीं, अप्रोक्सीमेटली लीनियर। यस, ये जो बना आपका ये थ्रेशोल्ड बोल दो, जैसे कट ऑफ वोल्टेज नहीं होता कि भाई इस वोल्टेज के बाद कट ऑफ हो गया है, इसको ऑफ की वजह क्या बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज या थ्रेशोल्ड बोल दो। ये चल रहा है आपका मिली एम्पियर में और ये चल रहा है आपके वोल्ट में, तो लेट्स से ये वैल्यू बहुत कम है 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट एंड सो। अब देखो कभी कभी ना एक आइडियल बोल देते हैं, आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड का मतलब क्या है, जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग में लगाऊंगा जब उसने ऑपरेट करना चालू कर दिया तो उसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपको लॉजिक तो समझ में आ रहा है, जब यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे और जब राइट से लेफ्ट जाएंगे आपके चार्ज कैरियर्स तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होना चाहिए, टकराएंगे एक दूसरे से, फ्लो एकदम स्मूथ थोड़ी है। तो डायोड के थ्रू जब करंट पास हो रहा होगा तो डायोड का भी अपना क्या होगा एक Resist. जब आइडियल बोल देते तो ये मान लेते हैं भैया डायोड के पास अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग देयर इज नो रेजिस्टेंस, मतलब खुद कोई वोल्टेज नहीं खा रहा है। अदरवाइज आपको पता प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। जब भी करंट इसके थ्रू जब भी सर्किट आप लगाओगे और जब करंट इसके थ्रू पास हो रहा होगा तो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ये भी खा रहा होगा। ध्यान समझ में आया, दो तीन चीजें हुई, जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया तो पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, आपकी डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज हुई और आपको एक डिफ्यूजन चालू हुआ। अब बताओ जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मेजोरिटी की वजह से हो रहा है, वो मेरे Yes. नंबर में बहुत ज्यादा है, ये जो करंट है वो किस में आ रहा है, मिली एम्पियर में आ रहा है। वहीं पर अगर आप मैं रिवर्स बायसिंग से लगा देता हूँ, उसके बाद फिर दोनों चीजें नोट कर लेना। रिवर्स बायसिंग में क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव तो नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ दिया, सही है। और आपने ये बनाया, आपने ये आपके पास जंक्शन है, ऑलराइट, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है।
बीटा को जोड़ा आपने नेगेटिव से और एंटी को जोड़ा आपने पॉजिटिव से। अब होता है यहाँ पे आपकी विड्थ, यहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स होंगे और यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है? आओ अब देखो, आपने यहाँ ये शो लगाया, यहाँ लगाया नेगेटिव, लगाया पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट हुई और ऑलरेडी इसमें फील्ड, अब ये जो फील्ड है ये फील्ड फर्दर इंक्रीज हो गई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. I drift. हाँ, और ऐसे सोचो ये जो पॉजिटिव वाला, ये जो साइड है पॉजिटिव, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट। Attract. उनको थोड़ा सा पीछे लेके आएगी, तो विड्थ बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ Yes. और ये होल्स को आपकी जो फील्ड है वो लेफ्ट में पुश करेगी, तो जो विड्थ के इमीडिएटली पास वाले होल्स थे वो थोड़ा और लेफ्ट में चले गए, विड्थ बढ़ गई। और आप बोल सकते हो साथ साथ में कि पहले जो फील्ड ब्लू वाली थी इस पे एक फील्ड आपने और सुपर इम्पोज कर दी, तो नेट फील्ड बढ़ गई, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। सबसे पहले इफेक्ट क्या हुआ, तो जैसे ही आप इसको रिवर्स बैचिंग में लगाते हो तो भाई जो डिप्लीशन विड्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज, Increase. पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। ठीक बा, तो अब ये जो फील्ड थी अंदर अंदर जो पोटेंशियल बैरियर था, ये डिफ्यूजन को क्या कर रहा था, सपोर्ट या अपोज, Oppose कर रहा है. Oh, तो ये बढ़ने की वजह से तो डिफ्यूजन का तो होना और भी मुश्किल हो गया, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन यहाँ पर इक्का दुक्का क्या थे, माइनॉरिटी, माइनर Minor. चार्ज। और यहाँ पर कुछ आपके पास होल्स थे। अब ये फील्ड क्या कर रही है, इन नेगेटिव को राइट में लेके जाएगी, जिसकी वजह से करंट कहाँ आएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट। और होल्स को लेफ्ट में लेके जाएगी, करंट अगेन क्या आएगा, लेफ्ट में। तो ऑब्वियसली इधर क्या नहीं लगा, ड्रिफ्ट। drift बढ़ जाएगा। ओके, और इसमें यहाँ क्या आ रहा है, Diffusion. डिफ्यूजन। तो थ्योरी वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जो फॉरवर्ड बैचिंग में जो करंट है वो डिफ्यूजन करंट है और जो रिवर्स बैचिंग में करंट ड्रिफ्ट है। वैसे तो ना पॉसिबिलिटी तो कुछ है नहीं, बैटरी ऐसे लगाई है तो करंट तो ऑब्वियसली ऐसे फ्लो करेगा ना सर्किट में, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में एंटर करेगा, तो करंट वैसे पास होगा, ये ड्रिफ्ट करंट है। अच्छा बताओ, ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नंबर में ऑलरेडी बहुत कम है, तो अगर आप वोल्टेज और बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, माइनॉरिटी करंट थोड़ा और बढ़ना चाहिए। Yes. चलो माइनॉरिटी करंट और बढ़ गया, लेकिन यार नंबर में ऑलरेडी कम नहीं है, आपने फील्ड और बढ़ाई, मतलब आपने बैटरी और ताकतवर बनाई, तो फील्ड और ताकतवर होगी तो थोड़ा माइनॉरिटी को और खींचना चालू कर दिया, फील्ड और बढ़ाई और खींचना चालू कर दिया, मतलब बैटरी और बढ़ाई और खींचना चालू कर दिया। लेकिन अब जितना मर्जी खींच लो, सारा सारा भी अब पिक्चर क्या ले आओ, सर्किट में ले आओ माइनॉरिटी को, फिर भी करंट किस में रहेगा, माइक्रो। तो वोल्टेज इवन ही बहुत हाई भी है तभी करंट बहुत ही कम है। कम आएगा। तो करंट वर्सेस वोल्टेज अगर आप बनाओ, तो जैसे मैं वोल्टेज उल्टा लगा रहा हूँ तो क्या करते हैं, वोल्टेज को नेगेटिव में बना देते हैं। इनफैक्ट 10 वोल्ट लगाया, 20 वोल्ट लगाया, 30 वोल्ट लगाया, 10 लगाया, 20 वोल्ट लगाया, 30 वोल्ट लगाया, तब भी करंट क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल। और ये जो पैरामीटर चल रहा है किसमें चल रहा है, माइक्रो एम्पियर में। आहो ठीक है दोस्तों, और दोनों डायग्राम को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये
ऊपर वाला है माइक्रो मिली एम्पियर में, ये वाला है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज हो गई। तो यहाँ तो हमने देखा था कि ग्राफ थोड़ा सा उसके बाद बढ़ना चालू हो गया, और यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज्यादा, तभी करंट क्या है, काफी कम हो रहा है, मतलब ये चल रहा है। ऐसे बना देता हूँ 1 वोल्ट 2 वोल्ट, और बढ़िया से चल रहा है। मैं ठीक है, ये ग्राफ बन गया, दोनों को हमने एक दूसरे से जोड़ दिया है ना। इसको क्या बोलते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं। ये रिवर्स बैचिंग का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बैचिंग का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, और ये किसी भी डायोड का बोलते तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, जिसमें हमने फॉरवर्ड बैचिंग रिवर्स बैचिंग दोनों ही दिखाए हैं। अब देखो एक्चुअल जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, यह है ना, आप जब रिवर्स बैचिंग वोल्टेज बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक टाइम आता है अचानक से करंट क्या होता है, अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कंप्लीट करता हूँ, अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये वाला, दिस इज योर कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। क्यों बड़ा, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। ग्राफ बना लीजिए, ऊपर करोगे आप, फॉरवर्ड पासिंग कर चुके हैं, फिर अभी नोट करना है। आप एक काम करिए, एनसीईआरटी खोल है आपके पास अभी? यस सर। Yes. Yes. अगर इनके आपके पास एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 481 पे जाओ, पेज नंबर 481, डायग्राम सी देखो, फिगर लिखा हुआ है 14.16। दिख रहा है सेम सा डायग्राम? उसमें उसने डिफ्यूजन भी काफी तेजी से बढ़ा दिया ना सर। देखो ना, देखो पॉइंट 5.6 बनाया, उसके बाद उसने बढ़ा दिया। वो तो आपकी वो स्केलिंग पे है ना, कि आप स्केलिंग को कितना जूम करके देख रहे हो। ओके। और वो चीज दिखाता हूँ, नोट करिएगा। आपको आपने डायग्राम देख लिया, सी ग्राफ देख लिया? ये जब Yes. रिवर्स बाइसिंग में है तो करंट देखो ना, ये 20 40 60 80 वोल्ट ऐसे वोल्ट पे लगे हुए, लेकिन करंट क्या बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि 10 से 20 माइक्रो एम्पियर हो गया, लेकिन एक्चुअली देखोगे तो कितना हुआ, 0.00002 से 0.00003 हुआ। अब देखना, ये जो आपको, आपने जो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाया है, ठीक है, नीचे आओ, पेज नंबर अगले पेज पे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट वाले ग्राफ को देखो, जूम करके देखा है। क्या आपने अगले पेज वाला डायग्राम देख लिया, एग्जांपल में जो लिखा हुआ है, एग्जांपल 14.4 में? यस। Yes. वो क्या है बताता हूँ, देखो वो क्या है, ये आपका हमने डायग्राम बना दिया। आपने रिवर्स बैचिंग बनाया था ना, हमने रिवर्स बैचिंग में ये चीज बनाई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती है। उन्होंने क्या किया, इस चीज को जूम करके देखा उन्होंने,
इस चीज को जूम करके देखना, जब इस चीज को आप जूम करके देखोगे तो वो क्या दिखाई दिए, तो ये जो मैं बना ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बनाया देखो इन्होंने, इसको जूम करके इन्होंने ऐसे बनाया है। जब इसको बहुत छोटा कर दोगे तो आप इसमें तो कितना ही छोटा हो पाएगा, लेकिन समझ पा रहे हो, देखो छोटा कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। समझे दोस्तों? तो ये मैं सोच रहा हूँ करंट कांस्टेंट हो गया है 14.4 में, क्या बोले कि देखो करंट कांस्टेंट नहीं हुआ है, ओवरली जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको थोड़ा सा उन्होंने बड़ा करके दिखाया है, ये ग्राफिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है, 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 फिर टाइम के बाद क्या है अचानक से बढ़ जाएगा, समझे? चलो तो ये बना लो फॉरवर्ड बैचिंग के लिए। फिर होता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से करंट बढ़ गया रिवर्स में, नोट कर लिया फॉरवर्ड बैचिंग? रिवर्स बैचिंग नोट कर लो। देखो जहां पर एक्सप्लेन करूं या फिर नोट कर रहे हो? कर लिया सर। देखो यहाँ से अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये साइंटिस्ट है जीनर, जीनर के नाम के ऊपर है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रहा है दिस इज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया जाता है, अगर आप ये शेप देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये नी है, तो इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। अच्छे पिक्चर में आया क्यों, देखते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये हुआ कि इवन इफ करंट बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन वोल्टेज में वेरिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अब इसके बाद क्या है, इस डायोड के थ्रू बहुत जितना मर्जी करंट, मान लो कि कुछ करंट आया, ब्रेकडाउन आपका आ चुका है, उसके बाद क्या हो रहा है, करंट तेजी से बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, हल्का से वोल्टेज में, हल्का से मतलब 0.1 वोल्ट भी चेंज करोगे तभी करंट में ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो आप उसको उल्टा सोचो, फॉर लार्ज वेरिएशन इन करंट voltage across the diode will remain approximately constant,
ट्रू है? Yes. यस तो फायदा भी हो सकता है कि अगर मेरा ऑलरेडी रिवर्स बाइसिंग में मैं यूज कर रहा हूँ, देखो जिनर आएगा कहाँ पर, रिवर्स में ही आएगा। तो अगर मान लो मैं अपने डायोड को रिवर्स बाइसिंग में यूज कर रहा हूँ और मैं ब्रेकडाउन के बियॉन्ड ले जा चुका हूँ उसको, तो उसके थ्रू करंट आप जितना मर्जी भेजते रहो, उसके बाद उसके अगर उस वोल्टेज में वेरिएशन नहीं आएगा, तो उसके पैरेलल में जो भी चीज लगी होगी उसका वोल्टेज भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। Constant. कांस्टेंट हाँ, तो ये जो है स्टेबलाइजर की तरह यूज हो सकता है कि अगर मैं डायोड को रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करूं बियॉन्ड जीनर वोल्टेज, तो जितना भी सर्किट में एक्स्ट्रा करंट होगा वो जीनर के थ्रू पास होता रहेगा, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, उसके पैरेलल में जो भी आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसको जनरली आप लोड रेजिस्टेंस बोलते हो, उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। तो ये उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन रखने के काम आ सकता है। अब देखिए आया क्यों पिक्चर में, क्या हुआ कि अचानक यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। अब ऊपर डायग्राम में देखो, आपने क्या रखा था, अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगा रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अब बढ़ाते गए, माइनॉरिटी में करंट बढ़ता गया। अब ये वो आपकी जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ग्रीन वाली जो फील्ड है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि जो लैटिस में जो आपके सिलिकॉन एटम्स बॉन्ड बना के रखे, उन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, तोड़ देगा। उन बॉन्ड में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये खींच लेगा, फ्री कर देगा। आपने फील्ड एमिशन सुना यस सर आपने बताया था है ना, कि जब आप जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो क्या करता है, न्यूक्लियस से ज्यादा डायपोल बनता है, यस और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब आप उसको फील्ड में रख दोगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को थोड़ा सा आगे जाएगा और क्लाउड थोड़ा ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव थोड़ा आगे चला गया, क्लाउड थोड़ा पीछे चला गया, तो इफेक्टिव सेंटर के थोड़े से डिस्प्लेस हो गए और बोलते ये एक डायपोल क्रिएट हो गया, राइट। Yes, sir. अब ये चीज सिंस इसका पॉजिटिव का इफेक्टिव सेंटर क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है, इसी को आप डायपोल बोलते हो, और ये फिर फर्दर फील्ड क्रिएट करता है, पोलराइजेशन। अब फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करोगे तो पॉजिटिव और आगे जाएगा, क्लाउड और पीछे जाएगा, और फील्ड स्ट्रॉन्ग करोगे पॉजिटिव और आगे जाएगा, क्लाउड और पीछे जाएगा, टाइम के बाद दोनों टूट जाएंगे। तो क्या बोलोगे, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपके एटम से फ्री हो गया, है कि नहीं। इसे बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो आपको मैंने 2-3 तरीके बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। एक तो थर्माइनिक एमिशन था, गर्म कर दो, हीट दे दो, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो एटम से बाहर निकल जाते हैं, थर्माइनिक एमिशन। एक्सरे ट्यूब याद आ रही है, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट को गर्म करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा के टारगेट मटेरियल पे गिराया जाता है। आ रहा कुछ याद, यस फिलामेंट का करंट बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ेगा तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्ट्राइकिंग द टारगेट मटेरियल, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे ऑब्वियसली क्या होगा, अब जो एक्सरे निकलेगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि नहीं। एक तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन्स का वो बाहर निकालने का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक यस सर। रेडिएशन डालो ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, वो भी एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या होगा, फील्ड एमिशन। इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो मटेरियल के थ्रू कि मटेरियल में जो लैटिस में जो आपके एटम्स ने बॉन्ड बना रखे थे, उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या करेगी, फील्ड बाहर निकाल देगी। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आए, तो जैसे ही बॉन्ड्स ब्रेक हुए, अचानक से क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। अब वो भी क्या करेंगे, वो भी फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन्स, वो भी ऑब्वियसली क्या हो गए, करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए आपका करंट बढ़ता है। समझ में आ रही है बात। तो ब्रेकडाउन कब क्यों हुआ, कि जो भी आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई वो फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि जो आपको नॉर्मल पी टाइप में जो सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एन टाइप में भी सिलिकॉन ही है, उसने जो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं वो बॉन्ड्स ही ब्रेक हो जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और तो सडनली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से करंट अचानक से आपका बढ़ गया। अब देखो क्या होता है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उस फील्ड में एक्सेलरेट हो रहे हैं क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने फ्री किए हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड में, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेंगे, और जब ये एक्सेलरेट करेंगे तो ये फर्दर लैटिस के एटम से टकराएंगे, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। समझ आ रही है बात? जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मोनिक एमिशन की, सॉरी, फील्ड एमिशन की वजह से निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक हुए, वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फर्दर, और वही इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अदरवाइज जो भी आपके पास चार्ज कैरियर्स है, वो क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड में एक्सेलरेट करेंगे तेजी से, और वो फर्दर बॉन्ड, बाकी बॉन्ड्स से टकराएंगे, बाकी बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन में को बाहर निकालेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एक्सेलरेट करेंगे, वो बाकी और बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वो फर्दर एक्सेलरेट करेंगे, बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, और ये प्रोसेस अब क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या हुआ, एक प्रोसेस ट्रिगर हो गई, इसे एवलांच बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते, जैसे आपके वो स्नो में एवलांच आता है, आइस की लेयर है वो स्लाइड करना चालू करती है, वो आने वाली अगली लेयर्स को स्लाइड करवाती है, वो आने वाली अगली लेयर्स को स्लाइड करती है, इस तरह से पूरा आइस, बहुत बड़ा जंक आइस का माउंटेन में से स्लाइड कर रहा होता है, और अपने साथ साथ ये बाकी आइस को भी साथ साथ में घसीट रहा होता है। एवलांच आ गया है ना, तो इस तरह से क्या है, एवलांच की प्रोसेस हो जाती है। तो ब्रेकडाउन तो क्यों हुआ, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने और आगे फर्दर क्या ट्रिगर किया, एवलांच ट्रिगर किया। क्लियर है? इसलिए इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं कि आपको थोड़ा सा भी आप वोल्टेज में चेंज करोगे, मतलब वेरिएशन वो करने की जरूरत ही नहीं है, हल्का सा भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में है। सर वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल रहे हैं वो पी टाइप वाले होंगे या फिर एन टाइप वाले? हर जगह होंगे। सर ये एन टाइप वाले कैसे जाएंगे फील्ड के डायरेक्शन के, मतलब पी की तरफ कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? भाई ये जो आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स टूटे, जो एन टाइप में भी हैं, एन टाइप वाले क्या होंगे, वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, यस सर। तो वो भी क्या है, इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वो उस इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में उल्टी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड के अपोजिट जाना भी तो करंट को लेफ्ट में दे रहा है भाई। यस सर। जो फील्ड है वो सब पी टाइप में लगी हुई है, एन टाइप में भी लगी हुई है, दोनों में ही। दोनों में, ये तो दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे ना, दोनों में से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और दोनों से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो राइट की तरफ मूव करेंगे, वो फर्दर बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, नए इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, वो फर्दर राइट की तरफ मूव करेंगे, वो फर्दर बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, वो फिर राइट की तरफ मूव करेंगे, और इस सारी प्रोसेस में करंट कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट में आ रहा होगा। लेफ्ट की तरफ। ये आपका कारण है। तो जब कोई भी डायोड है, जब वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड ऑपरेट कर रहा होता है, जब उसका ब्रेकडाउन हो चुका होता है, तो जीनर डायोड को इस सिंबल से दिखाते हैं। अगर कहीं ये डायोड बनाओ तो ये जीनर डायोड है, तो बाय डिफॉल्ट इसको किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव से या पॉजिटिव से? पहली बात तो, हाँ बताओ, ये वाली साइड क्यों नीचे, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। 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 व्हाई पॉजिटिव? रिवर्स सर वो बायस। रिवर्स बायसिंग है ना, से तो बनेगा। एन टाइप वाला हायर पोटेंशियल पे होगा। परफेक्ट है, जीनर डिफाइन नहीं हुआ है रिवर्स बायसिंग के लिए। रिवर्स बायस। हाँ, तो कभी भी आपको ये सिंबल दिखे तो मतलब वो क्या है, जीनर, मतलब ऑलरेडी उसको, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड ही इसको ऑपरेट किया जा रहा है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ग्राफ पे जाता हूँ, अगर मैं जीनर से पहले पहले हूँ तो क्या है, करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल माइक्रो एम्पियर में। अगर आप रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट कर रहे हो और करंट आपका और आप जीरो ब्रेकडाउन पे नहीं गए हो, तो करंट क्या है, माइक्रो एम्पियर। 2 मिली, सॉरी 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो एक तरह से क्या बोल सकता हूँ, रिवर्स बायसिंग में करंट क्या है, एक तरह से सर्किट में आ ही नहीं रहा है कि नहीं? तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में एक तरह से जब आपने आपने कटिंग वोल्टेज को क्रॉस कर लिया है, जो कि बहुत कम होता है ना, जैसे जर्मेनियम के लिए तो 0.2 वोल्ट ही है,
जब भी आप नॉर्मल एक सेल भी लगाओगे जो 1.5 वोल्ट का होता है, तो डायोड के थ्रू करंट पास हो रहा होगा। वहीं पे उसी डायोड को आप उल्टा लगा दो रिवर्स बायसिंग में, अब बताओ 1.5 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा होगा? नेग्लिजिबल। बहुत कम। नेग्लिजिबल सर। 20 वोल्ट पे, 40 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे जब करंट क्या है 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, तो 1.5 वोल्ट के नॉर्मल जो सेल लगाओगे करंट तो बहुत कम आ रहा होगा। तो बोल सकते हो कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आपका डायोड लगा हुआ तो एक तरह से वो क्या है, एक नॉर्मल कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट कर रहे हो तो अपने थ्रू कोई करंट पास नहीं होने दे रहा है, तो एक तरह से वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। यस सर। इफाई से एक रजिस्टर है, एक डायोड है, एक रजिस्टर है और एक डायोड है। मान लो ये सर्किट दे दिया आपको और पूछ लिया गया ये एमीटर है A1 से A2 से A3, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3? दोबारा रिपीट करना एक बार, मैं क्या बोला अभी? रीडिंग ऑफ A1 A2 A3, एमीटर 1 2 3। रीडिंग ऑफ A1 A2 A3। सर A1 और A3 की 4 और A2 0। यस। जी होना चाहिए क्या? ये देखो ना, Yes. यस सर। इसका जो अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस कर चुका है तो। अरे सिलिकॉन जर्मेनियम लोगे, ये 20 वोल्ट है और ये तो कितने होंगे 0.2 वोल्ट या 0.7 वोल्ट। 0.7। ठीक है, तो ये देखो देखो इसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो नेगेटिव है इसके भाई ये बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, लोअर जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में तो इसीलिए सर्किट कैसे बिहेव करेगा? और मैं कनेक्टिंग वायर की कनेक्टिंग तरह। वायर। और ये ओपन। तो A1 और A3 का रीडिंग सेम है और A2 का रीडिंग 0 है। समझ आ रहा है? हालांकि होता क्या है कि जब इसके थ्रू करंट पास करोगे फॉरवर्ड बायसिंग में तो ये भी कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा, कट इन वोल्टेज 0.2 वोल्ट या 0.7 वोल्ट, राइट? तो आपको दे दिया जाए कि ये आइडियल है तो आइडियल में तो मानना कि कुछ नहीं खा रहा है, बट अगर बोल दिया जाए कि एक सिलिकॉन डायोड रख दिया तो ये खुद कितना खा रहा होगा 0.7, 0.7। है ना? तो भैया इसके अक्रॉस जब आप लगाओगे तो मान लेना कि यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप हुआ है। क्लियर है? किरचॉफ लॉ लगा ओके देना ना, सर। अपने जा रहा होगा ऐसे, देखो आई जा रहा होगा ऐसे, तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ आई इंटू 2, यहाँ कितना ड्रॉप हुआ आई इंटू तो 5 का ड्रॉप हुआ और यहाँ और कितना ड्रॉप हुआ 0.7। 0.7। 2i प्लस 3i, यहाँ से यहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ प्लस 0.7 इक्वल्स टू 20 है कि नहीं? यस। 0.7 में जाके माइनस करो 5 से डिवाइड करो आंसर आ गया।
वो तो आप देख लेना कि जो आंसर क्या आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 4 दिया हुआ है या 4 से थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो आज आप देख सकते हो 0.7 कंसीडर करना नहीं करना है। और कैसे पता लगता है कि 0.7 मानना है, देख लेते हैं कि सिलिकॉन डायोड है, इसका कट इन वोल्टेज 0.7 है, समझ में आ जाएगा। जब ये फोर बसिंग होगा तो जब इसके थ्रू करंट पास हो रहा होगा तो अपने इसने कुछ ना कुछ वोल्टेज 0.7 तो इसने खाया होगा। समझ आ रहा है कि दोस्तों? Yes. सर हम्म, सर इसमें जो डायोड के अंदर करंट जा रहा है ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। नहीं कहा तो सर ये मैं ऐसे फील्ड लगाइए तो चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो जाएगी, फिर सैचुरेशन नहीं आनी चाहिए मतलब एक टाइम पर। ऐसे तो रजिस्टर में तुम फील्ड लगाते हो, सैचुरेशन कहाँ आती है? एक रजिस्टर लिया तुमने, कंडक्टर लिया, एक सिलेंड्रिकल है ना, एक सिंपल वायर ली, वायर के क्रॉस आपने फील्ड लगा दी, बैटरी लगाई, फील्ड लगाई, तो जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। करंट पर वैसे इसमें जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे, है ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा। देखो ऐसा तो नहीं रजिस्टर में कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आ रहे हैं, कंडक्टर में क्या होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे जैसे फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे उनका रैंडम मोशन कम होता जाएगा, इसलिए करंट बढ़ता जाता है, राइट। वैसे यहाँ भी है, यहाँ भी चार्ज के जैसे रैंडम मोशन है, जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे रैंडम मोशन कम होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। सर फिर इन चार्ज का क्या होगा जो फील्ड के साथ जो करंट अभी प्रोड्यूस। क्या कह रहे हो? सर ये जो हमने फील्ड लगाई है बैटरी की वजह से, जो एक्सटर्नल फील्ड ठीक और है। जो ग्रीन और ब्लू वाली फील्ड है ये सुपर इम्पोज हो गई, तो जो हम्म, चार्ज कैरियर्स होंगे ये जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जो मेटल प्लेट्स पे जाके चिपक जाएंगे, तो फिर उसके बाद होगा क्या इनका, अरे ये कोई अपनी फील्ड नहीं लगाएंगे। अरे मेटल प्लेट्स एक बात तो एक नॉर्मल तुम रजिस्टर रजिस्टर और ये सेम ही तो चीज है, तो रजिस्टर में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं वो भी तो वो क्या था, वो भी जब बैटरी से जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वायर में नहीं घुसते हैं, तो यहाँ से जो चार्ज मूव कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, जो भी कनेक्टर्स होंगे कनेक्टर के थ्रू वायर में फ्लो करेंगे तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ है, प्लेट में जाके चिपकेंगे थोड़ी, प्लेट में एंटर करेंगे और प्लेट के थ्रू वायर में घुस जाएंगे और वायर से बैटरी में जाएंगे, फिर बैटरी से निकल के दूसरी तरफ चले जाएंगे। भाई जैसे आपके पास एक कंडक्टर में के अंदर का स्ट्रक्चर है वैसे इसके अंदर का स्ट्रक्चर है, वहां भी क्या है, चार्ज कैरियर से, इसमें भी चार्ज कैरियर से, तो कंडक्टर को भी जब बैटरी जोड़ते हो क्या करते हो, जॉइंट्स लगाते हो, कुछ कनेक्टिंग जॉइंट्स होंगे या जो कनेक्टर्स बोलते हैं, कुछ कनेक्टर्स होंगे जो कि कनेक्टर से जुड़े होंगे, बैटरी यस से सर। और क्या होंगे, और कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या करेंगे, उन कनेक्टर्स के थ्रू वायर में फ्लो कर रहे होंगे, वायर के थ्रू बैटरी में, बैटरी के थ्रू वापस से कनेक्टर में, वैसे ही क्या है यहाँ भी क्या है, आपके पास कनेक्टर्स हैं, जो भी चार्ज मूव कर रहे हैं पी से एन में जा रहे हैं या एन से पी में जा रहे हैं वॉटेवर, तो वहां से वो क्या करें, कनेक्टर्स के थ्रू वायर में जाएंगे, वायर के थ्रू बैटरी में जाएंगे, बैटरी के थ्रू वापस से दूसरे एंड में फिर से डायोड में घुस जाएंगे, फिर डायोड के थ्रू पास होते हुए फिर बैटरी में चले जाएंगे, फिर वापस एंटर करेंगे, फिर डायोड के थ्रू पास होते हुए फिर से वायर के थ्रू पास होते हुए फिर बैटरी के थ्रू पास हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन थोड़ी होगा कहीं भी, एक कंटिन्यूअस फ्लो है। एक पंप लगा हुआ है, पंप से क्या हो रहा है, पानी या वो लिक्विड निकल रहा है, लिक्विड पाइप में फ्लो करके वापस से आ रहा है, फिर पंप उसको क्या कर रहा है, भेज रहा है, कंटिन्यूसली सर्कुलेट करा रहा है। ऑलराइट, यस सर। तुम्हें क्या लगा कि ये चार्ज कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? सर मुझे लगा प्लेट्स पे लग रहे हैं, कौन सी? मतलब मैंने वो नहीं देखा कि वो सर्किट इन से ही पूरा हो रहा है। हम्म, ठीक है। चलिए तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आप एक बार ये पढ़ के आओगे, पेज नंबर 483 पे दिया हुआ है, रेक्टिफायर, एप्लीकेशन ऑफ डायोड एक रेक्टिफायर की तरह है और एक जेनर का भी एप्लीकेशन दिया हुआ है एज ए रेगुलेटर, और उसकी थ्योरी एक बार देख लेना, और एग्जांपल 14.5। तो कल मैं इन दो चीजों को जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए आपको लॉजिक गेट्स कराऊंगा, ठीक है। पहले आपके
जो सिलेबस में था ट्रांजिस्टर लिखा हुआ था, अब अभी ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से हट गया है, तो ट्रांजिस्टर को हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ेंगे जब हमें लगेगा टाइम बचा हुआ हमारे पास। जैसे मिनट और पढ़ना चाहोगे तो डेफिनेटली मैं ट्रांजिस्टर करा दूंगा। एक्सेस ट्रांजिस्टर का ऑफिशियली वो सिलेबस से हटा गया, आपके बोर्ड से भी हट गया, जेई मेन से भी किस सिलेबस में मेंशन है नहीं है ना ट्रांजिस्टर मेंशन, या है बोर्ड्स में तो डेफिनेटली हट गया है। और थ्योरी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जो खुद से पढ़ोगे, जो पेज नंबर 486 पे ना 3 डिवाइसेस बनाई, 4 डिवाइस लिखी होंगे शायद, 4 या 3, फोटो डायोड्स, एलईडी एंड सोलर सेल्स, पेज नंबर 486। पेज नंबर 486 3 चीजें लिखी हुई, एक तो आपके पास फोटो डायोड लिखा हुआ है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपली क्या थ्योरी है, ये फोटो डायोड कैसे वर्क करता है, कौन सी बाइसिंग लगी होती है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप नॉर्मली जो अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड एलईडी होती है उसी की बात चल रही है, और जो फोटो है ना फोटोवोल्टिक सेल्स, जिनको आप और क्या बोलते हो, सोलर सेल्स बोलते हो। solar क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, थ्योरी, एक एक पैराग्राफ की इनकी थ्योरी, एक एक दो पैराग्राफ इनकी थ्योरी है। अब जब थ्योरी पढ़ लोगे तो एटलीस्ट क्या होगा, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा एलईडी में फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है, सोलर सेल में कैसे काम कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है, तो आप थ्योरी पढ़ने से आपको कोई भी थ्योरी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। ये पढ़ना है, ये खुद से पढ़ोगे, जो अपन क्लास में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये सिंपली थ्योरी है। क्लास में जो पढ़ेंगे हम रेक्टिफायर जरूर पढ़ेंगे, और दूसरा रेगुलेटर पढ़ेंगे, जीना डायोड एज रेगुलेटर, ये पढ़ के आओगे, जिसको मैं एक क्लास में दे दो रेक्टिफायर, तो वैसे ही मुझे पढ़ाना ही है, वैसे को पढ़ के आइएगा, आसान है, बहुत बहुत ही आसान है रेगुलेटर। सर हम्म। सर वो ट्रायोड फंक्शन कैसे करता है? ट्रायोड की बात ही नहीं करेंगे, ट्रायोड ट्रांजिस्टर ही तो है। डायोड में क्या है, डायोड में कितने पिंस हैं, 2 है सर। ट्रायोड में क्या होगा, 3 होंगे। डायोड क्या है, पी और एन है, ट्रायोड क्या होगा, पी होगा, एन होगा, फिर पी होगा, पी एन पी या एन पी एन। डायोड में एक जंक्शन है, ट्रायोड में 2 जंक्शन, पीएन पीएनपी, पहला पीएन और अगला एनपी, या फिर एनपीएन, तो वही ट्रांजिस्टर है जो कि आपके सिलेबस से हट गया है। सर ये मेरे को एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा ये वाला हट गया ना, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हट गया इसलिए ना, इसलिए आपको अच्छा ओके। इसलिए बहुत रेयर चांस है कि ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आए, ठीक है। हाँ, अगर आप कॉलेज में जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी शायद नहीं होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जब लोगे तो वहां पर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सब्जेक्ट होता है पूरा 6 महीने, आपको 6 मंथ्स आपको बताया जाता है कि एक ट्रांजिस्टर, और वहां तो दुनिया भर के ट्रांजिस्टर पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी खोलोगे, शायद ये वाली जो एनसीईआरटी है ना, 1 या 2 साल पुरानी एनसीईआरटी, उसमें आपको ट्रांजिस्टर जरूर मिल जाएंगे, वो भी एकदम बेसिक, उसमें भी आपको सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया। तो बट तब भी क्या, बहुत मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो जैसे आपके डायोड पे आ गए, आपको डायोड को देख के आइडेंटिफाई करना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में, मेरे ख्याल से बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। यस सर। और फिर डायरेक्टली क्या है, फिर लॉजिक गेट्स है, और वो लॉजिक गेट्स बनाते कैसे, उस पे नहीं है, डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स है, क्योंकि लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर से बनते होते हैं, ठीक है। और वो आपके है नहीं, तो डायरेक्टली क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप से आप ट्रांजिस्टर यूज करके लॉजिक गेट्स बनाते हो, उनकी साइज को देखते हुए, उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए, तो आपको डायरेक्टली लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन बताई हुई है, ट्रुथ टेबल बेसिकली दी हुई है, और कुछ कुछ लॉजिक गेट्स बना के सर्किट दे देंगे, उस सर्किट की वजह से आपको बताना होगा ये सर्किट से फाइनली वो कैसे ट्रुथ टेबल बन रही है, तो वो कल की क्लास में कवर करते हैं। ओके गाइस, पढ़ के एक और जरूर रेक्टिफायर और रेगुलेटर जरूर पढ़ के आना है एक बार, है ना, ताकि हमारा काम बहुत
आसान हो जाए। सर अगर एक लाइट के सोर्स में n एटम्स है, अगर लाइट वो में लाइट के सोर्स में n एटम्स है है। और अगर उसकी इंटेंसिटी I है, तो ऑर्डिनरी सोर्स होगा उसकी टोटल इंटेंसिटी ni हो जाएगी प्रोपोर्शनल उसके। अगर लेकिन आई इंटेंसिटी तो ऑलरेडी किसकी वजह से है? सारे एटम से मिलकर जितनी लाइट फेंकी है उसकी वजह से ही है ना ये इंटेंसिटी। भाई अगर किसी भी कोई भी सोर्स है, सोर्स की अगर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली क्या है, उस पूरे सोर्स से जितनी भी लाइट निकल रही है पर एरिया वही देखोगे ना। आप ये बोल सकते हो कि एक और नया सोर्स लिया जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ट्वाइस है और हर एटम अभी भी उतनी ही एनर्जी निकाल रहा है जितनी की पहले निकाल रहा था, तो अब सिंस एनर्जी डबल निकल रही है तो अब बोल सकते हो इंटेंसिटी मतलब 2i हो गई। अगर डबल कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया तो 3i हो गई है। ठीक है, कहाँ गए दोस्त? तुम्हारी तो आवाज भी नहीं आ रही अभी। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।